हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 में आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने कर लिए। आगे के लेक्चर में हमने कर लिया हेनरी फ्योल के बारे में, उनके 14 प्रिंसिपल्स हमने डिटेल में देख लिए। अब आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट थिंकर के बारे में, जो है हमारे F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी। हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक विंसलो के बारे में, हम देखने वाले हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे भी उनकी इन्फॉर्मेशन दी है सबसे पहले हमें। तो टेलर 1856-1915 जो उनका लाइफ टाइम रहा। टेलर वॉज एन अमेरिकन। ये कौन थे? आगे जो थे हेनरी फ्योल वो फ्रेंच थे, ये थे अमेरिकन। ये आपको बराबर से याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो शायद ऑब्जेक्टिव में रॉन्ग हो सकता है। तो टेलर वॉज एन अमेरिकन हु स्टार्टेड हिज करियर एज एन मशीनिस्ट इन Medville Steelworks, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress rose to the position of the chief engineer. Now he introduced his observation and experiments based on scientific data. अब इन्होंने क्या किया? जो भी उनके ऑब्जर्वेशन बताए, आगे जो हमने हेनरी फ्योल के ऑब्जर्वेशन देखे, 14 प्रिंसिपल देखे, उन्होंने उनके एनालिसिस के हिसाब से बताया। अब इन्होंने क्या बताया? साइंटिफिक डेटा, मतलब डेटा को रिकॉर्ड करो प्रॉपरली उसे स्टडी करो, एनालाइज करो, उसके बाद डिसीजन लो, ऐसा इन्होंने बताया। मतलब साइंटिफिक एनालिसिस करना है सिचुएशन को, ऐसा F.W. टेलर ने हमें बताया। टेलर्स अप्रोच टुवर्ड मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब भी F.W. टेलर की बात आएगी तो आपको साइंटिफिक वर्ड अच्छे से याद रखना है। फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, इन्हें कहा गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे हेनरी फ्योल थे, उन्हें कहा गया था फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो जब भी F.W. टेलर का नाम आएगा आपको साइंटिफिक वर्ड बराबर से याद रखना है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Now Taylor's management theory is based on scientific experiments. This theory involves the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. According to Taylor, problems should be solved by scientific techniques rather than the rule of thumb and a trial and error approach. अब ये क्या बोल रहे हैं F.W. टेलर कि डिसीजन मेकिंग कैसे होना चाहिए? साइंटिफिकली टेक्निक्स अप्लाई करके हमें करना है। मतलब डेटा हमें प्रॉपरली कलेक्ट करना है, उन्हें एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, एंड उसके बाद हमें सोल्यूशन पे पहुंचना है। रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करना है, या ट्रायल एंड एरर भी हमें नहीं करना है। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर: साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट of knowing what you, that is management, want men to do exactly and seeing it that they do it in best and cheapest manner. अब इन लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का हमें मतलब बताया है कि उसमें क्या होता है। मैनेजमेंट ने क्या देखना चाहिए कि उसे उसके एम्प्लॉयज़ के पास से क्या काम करवा के लेना है, क्या गोल अचीव करवा के लेना है, एंड वो एम्प्लॉई अच्छे से बेस्ट वे में, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस तो काम करने के अवेलेबल होते ही है, वो अच्छे से चीपेस्ट वे में वो काम करके दे रहा है या नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं कि हमने HR डिपार्टमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हमने बोला है कि भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपको किसी को अपॉइंट करना है, एम्प्लॉय को। तो अब वो, अब मार्केट में तो काफ़ी सारे लोग रहेंगे, काफ़ी सारे लोग आएंगे उस जॉब के लिए, तो अच्छे से अच्छा ऑप्शन वो HR का जो पर्सन है वो सिलेक्ट कर पा रहा है या नहीं, अच्छे से अच्छे बेस्ट वे में वो काम कर पा रहा है या नहीं, वो हम देखेंगे। तो वो हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ अब हम, जैसे हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे 14 प्रिंसिपल्स, वैसे ही F.W. टेलर ने भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। अब वो प्रिंसिपल भी एक एक करके हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल बताया उन्होंने
कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, रूल ऑफ थंब मत फॉलो करो। बिजनेस में जो डिसीजन मेकिंग करते हो उसमें, बिजनेस की जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसमें रूल ऑफ थंब क्या हो जाता है कि जब सुपीरियर जो है या कोई भी बॉस है वो क्या करेगा, उसका जजमेंट फॉलो करेगा, पर्सनल जजमेंट, कि भाई उसको ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे डिसीजन लेना चाहिए। मान लो कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है वो, ठीक है, उसे लग रहा है कि चलो इसको 30,000 सैलरी देनी चाहिए, उसे ऐसे लग रहा है, उसका ओपिनियन ऐसा है, जजमेंट ऐसा है, तो उसने 30,000 डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो अब इसे हम बोलेंगे रूल ऑफ थंब। तो वो रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करना है, हमें कुछ लग रहा है और हमने डिसीजन ले लिया, नहीं। हमें क्या करना है, साइंटिफिकली डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करना है। जैसे हमने पढ़ा कि अब हम सैलरी डिसाइड करते टाइम हम क्या करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, उस पर्सन की एक्सपीरियंस देखेंगे, ठीक है, मार्केट कंडीशन क्या है, कितने रेट्स वहाँ पे चल रहे हैं सैलरी के, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कि उसे कितनी सैलरी देनी चाहिए। हम जजमेंट नहीं करेंगे, ओपिनियन हमारा हम नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने बताया है साइंस फॉलो करना है, नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब हमें फॉलो नहीं करना है, या फिर ट्रायल एंड एरर भी हमें नहीं करना है कि चलो 30,000 दे के ट्राई करते हैं, एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो थोड़ा बढ़ा देंगे। नहीं, ट्रायल एंड एरर भी हमें नहीं करना है, रूल ऑफ थंब भी हमें फॉलो नहीं करना है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्सटीट्यूटेड with the methods developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on personal judgment of manager. देखिए rule of thumb क्या होता है, मैनेजर खुद का पर्सनल जजमेंट लगाता है, दैट इज रूल ऑफ थंब. टेलर insisted upon scientific method for every small work. This principle is concerned with selecting best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error method. Trial and error भी हमें follow नहीं करना है. Standard required time and standard output should be defined by the manager. This will help in saving time and human energy and will result into expected standard output. According to Taylor, even a small production activity like loading iron sheets into box cars can be scientifically planned. अब ये क्या बोल रहे हैं, रूल ऑफ थंब भी फॉलो मत करो, ट्रायल एंड एरर भी मत करो। कोई भी छोटे से छोटा काम हो उसके लिए भी आप साइंटिफिक एनालिसिस कर सकते हो। बिजनेस के कोई भी एक्टिविटी के लिए हम साइंटिफिकली एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हम हमारे बिजनेस का प्रोडक्शन हो, मान लो कोई भी हो, मान लो कोई पेन बनाने का बिजनेस हो या कोई भी हो सकता है, मोबाइल बनाने का, तो हम उससे साइंटिफिकली एनालाइज कर सकते हैं कि एक यूनिट बनने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है, और एक एम्प्लॉई अगर पूरे दिन काम कर रहा है तो उतने टाइम में वो कितना स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारी ही चीज़ हम साइंटिफिकली कर सकते हैं, तो हमें रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करना है। नाउ ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो बिजनेस में क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। मतलब मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कब होने वाला है, जब मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, उन्हें अच्छे से रेम्यूनरेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, या फिर एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड हार्मनी मेंटेन नहीं होगी। तो इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि बिजनेस में हमेशा ही हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट. This coordination will help in minimizing conflicts between them. Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating healthy work environment
for achieving the desired goal, that is success. Organization should think about maximum prosperity of employee also. मैनेजमेंट ने क्या करना है, सिर्फ बिजनेस के गोल के बारे में नहीं सोचते रहना है, उसने एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, तभी ही बिजनेस में क्या रहेगा, हार्मनी रहेगी एंड कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो जाएंगे. तो ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो बताया है उसका. ना थर्ड वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन. अब मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कुछ नया सोचना, कुछ नया इनोवेशन होना. ठीक है. अब पहले के ज़माने में जब बिज़नेस हो रहे थे तब क्या होता था, जो मैनेजमेंट थे वो एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादातर नहीं सोचते थे, वो खुद के ही प्रॉफिट के ही बारे में सोचते रहते थे. अब कैसा हो गया है, मेंटल रेवोल्यूशन हुआ है. मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को अच्छे से फैसिलिटीज़ देते हैं, अच्छा रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, उन्हें अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो अब क्या हो गया है, इन मॉडर्न वर्ल्ड अभी मेंटल रेवोल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से बिजनेसेस काफ़ी ग्रो कर रहे हैं. तो देखिए, टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन. दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. बोथ शुड रियलाइज देयर equal importance in the organization. They should give full cooperation for achieving goal of organization. This will increase productivity and profit. पहले कैसा था, एम्प्लॉयज़ भी क्या करते थे, बार बार स्ट्राइक पे चले जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, बिजनेस सफ़र करता था. अभी कैसा हो गया है, वो भी चीज़ कम हो गई है. एम्प्लॉय भी खुद के काम के बारे में सोचते हैं एंड बिजनेस के बारे में सोचते हैं, एंड बिजनेस भी क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचता है. इसलिए दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए मेंटल रेवोल्यूशन आ गया है. नाउ ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल, मेंटल रेवोल्यूशन. फोर्थ वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. अब यहाँ पे उन लोगों ने बताया है एम्प्लॉय को क्या करना है, खुद के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है एंड उसे कोऑपरेशन करना है बिजनेस के काम के लिए, क्योंकि बिजनेस एक ग्रुप एक्टिविटी है. अगर बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो ही अल्टीमेटली एम्प्लॉय का भी फ़ायदा होने वाला है. इसलिए एम्प्लॉय ने क्या रखना है, हमेशा कोऑपरेशन रखना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं रखना है. तो दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, दैट इज एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. ड्यू टू कोऑपरेशन, trust, team spirit, etc., internal competition will turn into healthy working environment. Management should always consider suggestion given by employees in decision making process. अगर एम्प्लॉयज़ का कोऑपरेशन अचीव करना है बिजनेस में, तो ऑफ कोर्स मैनेजर ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ जो ओपिनियन दे रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, उन्हें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में काम तो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयज़ ही कर रहे हैं. Now, employees should be treated as an integral part of organization in all respects. At the same time, employees should resist themselves from going on strike and making unnecessary demands from management. They should treat each other as two pillars of organization. क्या करना है, दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में सोचना है. बिजनेस ने एम्प्लॉयज़ के लिए एंड एम्प्लॉयज़ ने बिजनेस के लिए सोचना है. तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखिए, अब क्या बताया उन लोगों ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देना है. हमने आगे भी पढ़ा था कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम डिवाइड कर देते हैं एंड अलॉट करते हैं रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को. तो वैसे ही यहाँ पे उन लोगों ने बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली डिवाइड हो जानी चाहिए. अगर हम किसी भी पर्सन को उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, जिम्मेदारी से अच्छे से काम नहीं करेगा, कैसे भी डिसीजन लेता जाएगा और उसका डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली नुकसान करेंगे हमारे बिजनेस को. तो proper division of work should be always accompanied with division of responsibilities between manager and employees. Major planning is done by top and middle level management.
authorities, whereas employees are concentrating on its execution. Of course, decision making कहाँ पे होगा बिजनेस में? टॉप लेवल के जो लोग हैं वही करेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ट्रस्टीज़ है, ठीक है, जो हम बोलेंगे प्रोप्राइटर है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स है, डिसीजन मेकिंग उनका रहेगा। और उनको फॉलो कौन करेंगे? मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, encourage and guide the employees. It helps for best performance of managers as well as employees. अब एम्प्लॉयज़ को अगर हम प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर गाइड भी करना चाहिए सुपीरियर ने, ताकि वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली काम कर सके। तो ये हो गया हमारा 5th प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली अलॉट किया जाना चाहिए काम के साथ में। तो ये पढ़ लिया हमने 5th प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। देखिए, कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है, एक बार स्टार्ट हो गया तो वो सेम लेवल पे काम नहीं करते रहेगा। उसमें डे टू डे कुछ ना कुछ नया नया होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो बिज़नेस मार्केट में नहीं टिक सकता अगर वो सेम ही लेवल पे काम कर रहा है तो, ठीक है। डे टू डे बिज़नेस को क्या करना चाहिए? नया नया उसके प्रोडक्ट में इन्वेंशन करना चाहिए या फिर नए प्रोडक्ट लाने चाहिए कस्टमर के लिए, ताकि वो अपना सेल्स बढ़ा सके। वैसे ही एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ने क्या करना चाहिए? अब एम्प्लॉय को भी बिजनेस में प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग मिलनी चाहिए रेगुलरली। अभी मान लो हमने बिज़नेस में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लाया है नया, बिज़नेस की इंफॉर्मेशन उसमें सेव करने के लिए, इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए, तो क्या होना चाहिए? अब उस एम्प्लॉय को, बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ को उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग या डेवलपमेंट मिलना चाहिए। या फिर बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए रेगुलरली एम्प्लॉय को अपडेट होना चाहिए। तो ये सारे काम बिजनेस में होने चाहिए। सेम वे एम्प्लॉयर ने खुद को भी अपडेट करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए एंड खुद का डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, ताकि वो बिजनेस को आगे ले जा सके। तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Thus, providing training and development programs to the employees whenever required is very essential. Regularly थोड़े थोड़े टाइम पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। It ultimately affects profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ने खुद का डेवलपमेंट करते रहना चाहिए बिजनेस में, ठीक है। तो ये हमने देख लिए 6 प्रिंसिपल जो FW टेलर ने हमें बताए हैं, जिससे हम बिजनेस अच्छे से सक्सेसफुली चला सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, ठीक है। यहाँ पे FW टेलर ने साइंटिफिक एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया आगे, FW टेलर ने टेक्निक्स बताई हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तब उसमें टेक्निक क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। अब उन टेक्निक में उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले आप क्या करो? वर्क स्टडी करो। वर्क स्टडी सबसे पहले हमें करना है। एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसे हम देखेंगे, प्रॉपर एनालाइज करेंगे डेटा कलेक्ट करके, तो उसके काम को हम स्टडी करेंगे। तो वो हो गया सबसे पहला। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्क फोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। देखिए, काम देने से पहले, बिफोर असाइनिंग, काम देने से पहले ही एनालिसिस हमें कर लेना है, स्टडी कर लेना है। Work study consists of an organized, systematic and critical assessment of the various activities or function. Work study is based on techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study. अब ये जो वर्क स्टडी की हम बात कर रहे हैं,
कुछ भी काम हम एम्प्लॉय को देने वाले हैं उसको हम स्टडी करेंगे, तो उसको हम किस तरीक़ों से स्टडी करेंगे, उसमें 4 टाइप आएंगे। सबसे फर्स्ट आएगा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी करना है हमें कि कोई पर्टिकुलर टास्क है उसे ख़त्म करने के लिए एम्प्लॉय को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मोबाइल रिपेयर का काम है, ठीक है, सर्विस सेंटर है, मोबाइल रिपेयर का काम चल रहा है, तो हम स्टडी करेंगे कि उसके लिए एम्प्लॉय को एवरेज टाइम कितना लग रहा है। टाइम स्टडी हमें करना है। अब उसके बेस पे हमें पता चलेगा, अब स्टैंडर्ड टाइम हमें पता चल गया कि मान लो 2 आवर्स लगे उसे, फॉर एग्जांपल 2 घंटे उसे लग रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो अब ये हमें एक चीज़ पता चल गई, तो अब एम्प्लॉय उससे ज़्यादा टाइम लगा रहा है या उससे कम टाइम में काम कर रहा है। कम टाइम में कर रहा है तो एफिशिएंट है, ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम है। तो हम सबसे पहला टाइम स्टडी करेंगे कोई भी काम में। तो इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी The precise time required for each element of work is determined। देखिए, हम टाइम डिसाइड कर लेंगे कि कितना टाइम लगता है टास्क कंप्लीट करने में। It is the technique used for fixing the standard time required to do a particular task under a given condition. It is useful to measure the efficiency of an employee and to control the cost of work। हमें स्टैंडर्ड टाइप पता चल गया। मान लो कि कपड़े बनाने का बिज़नेस है, ठीक है, ड्रेस बनाने का बिज़नेस है। अब उसमें हमने देखा कि चलो 1 आवर लगता है उसको ड्रेस सिलने में, स्टैंडर्ड टाइम हमें पता चल गया। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी देख सकते हैं एम्प्लॉय की, एफिशिएंटली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एफिशिएंटली नहीं कर रहा है तो क्या होता है, हमारा कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हम एम्प्लॉय को तो सैलरी तो दे रहे हैं, उतने टाइम में वो कम काम कर रहा है। तो हम हमारी कॉस्ट ऑफ वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं टाइम स्टडी करके। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट हो गया टाइम स्टडी। नाउ नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। मेथड हम स्टडी करेंगे, कोई भी काम जो एम्प्लॉय कर रहा है वो कौन कौन से तरीके से कर रहा है, मेथड स्टडी करेंगे और हम बेस्ट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो होटल है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वेटर रहते हैं जो फूड सर्व करते हैं कस्टमर्स को, कि तो हम मेथड स्टडी करेंगे उनका कि कौन कौन से मेथड वहाँ फॉलो हो रहे हैं एंड कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे कस्टमर को अच्छे से अच्छा हम सर्विस दे सके। तो देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। Identifying the best method of doing a particular job is very important but challenging task for a manager। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, मेथड्स रहेंगे कोई भी टास्क ख़त्म करने के, तो हम क्या करेंगे, उसमें से बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करेंगे। इट हेल्प्स इन वेस्टेज ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल एंड इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स बेस्ट मेथड हम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा टाइम बच जाए, हमारे पैसे वेस्ट ना हो, हमारा मटेरियल वेस्ट ना हो। ऑफ कोर्स हम यही देखने वाले हैं। नाउ इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड फॉर हैंडलिंग रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड स्टडी। पहला हमने टाइम देखा, कितना टाइम लग रहा है वो हम देखेंगे। सेकेंड हम मेथड देखेंगे कौन सा बेस्ट मेथड है। थर्ड वन इज मोशन स्टडी। ना व्हाट इज मोशन स्टडी? मोशन का मतलब हो जाएगा कि कोई भी काम करते टाइम जो मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह, वो मोशन, वो मूवमेंट हम स्टडी करेंगे एंड जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसे हम हटा देंगे ताकि एम्प्लॉय का उतना टाइम बच जाए, उतनी एनर्जी बच जाए और वो जल्दी से ज़्यादा काम कर पाए एफिशिएंटली। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट, जो लेबर वहाँ पे काम करते हैं उनकी काफ़ी सारी मूवमेंट होती है रॉ मटेरियल लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, मोशन स्टडी करेंगे, मूवमेंट स्टडी करेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ पे सिचुएटेड है, मशीनरी कहाँ पे सिचुएटेड है, एम्प्लॉय कितना मूव हो रहा है।
और अगर अननेसेसरी मूवमेंट है वहाँ पे तो हम वो हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। जैसे हमने अभी होटल का ही एग्जाम्पल देखा था, तो हम वहाँ पे क्या होता है, वेटर कांस्टेंट सर्व करता रहता है कस्टमर्स को, तो हम देखेंगे उनकी मूवमेंट कैसी हो रही है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा सेट करेंगे कि उनकी मूवमेंट कम हो एंड वो इफ़ेक्टिवली सर्विस दे पाए। तो ये हो गया मोशन स्टडी। The study of required motion means movement of an employee as well as of machine while completing a particular task is very important. It is helpful in eliminating unnecessary motions and finding the best method of doing a particular job. Motion study करने से हम क्या करने वाले हैं, unnecessary जो movement है, motions है, हटा देंगे उसे। It also helps in improving the efficiency of the employees. Motion technique is used to know whether some element of job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task. कोई मूवमेंट हम हटा देंगे या फिर उनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे ताकि टाइम कम लगे एंड एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सके। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टडी, वर्क स्टडी के अंदर मोशन स्टडी। फोर्थ वन इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी, फटीग क्या होता है, जब एम्प्लॉई ओवर स्ट्रेस हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है काम से, तो वो कंटाल जाता है, ठीक है। तो वो हम स्टडी करेंगे, उसे हम बोलेंगे फटीग स्टडी। अब ज़्यादा एम्प्लॉई को काम दिया जा रहा है, ज़्यादा ओवर टाइम हो रहा है, प्रॉपर ब्रेक नहीं मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फटीग स्टडी करना है। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर्स, heavy working tools and poor working conditions result into physical and mental stress, that is fatigue. देखिए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, ब्रेक नहीं मिलते, टारगेट प्रेशर रहता है, वर्क टूल्स प्रॉपर नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ों की वजह से फटीग होता है। इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉई। द स्टडी ऑफ फटीग एंड स्टेप्स to reduce the level of fatigue is very important to maintain operational efficiency of the employee. एम्प्लॉय की एफिशिएंसी एंड हेल्थ ख़राब हो जाती है फटीग की वजह से, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय ओवर स्ट्रेस ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहला देखा साइंटिफिक टेक्निक में वर्क स्टडी हमें करना है, उसके अंदर हमने 4 चीज़ें देख ली। सेकंड क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो भी मशीनरीज बिजनेस में यूज़ हो रही है, इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनको कैसे रखना है, कैसे करना है, हमें स्टैंडर्डाइज रखना है, प्रॉपर मेंटेनेंस उनका करना है। अगर वो प्रॉपर मेंटेनेंस हमने नहीं किया है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ है, तो उससे क्या होने वाला है, हमारा जो रॉ मटेरियल उसमें यूज़ होता है वो भी ज़्यादा होगा, वेस्टेज भी होगा एंड एम्प्लॉय भी परेशान हो जाएगा, वो भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेटेड standardization of tools and equipment, standardized working environment and method of production help to reduce spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the workers and it improves the quality of work. Of course, मशीनरी अच्छा है तो एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करेगा एंड आपका रॉ मटेरियल भी कम यूज़ होगा, उसमें वेस्टेज भी कम होगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ जो करनी है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बताया उन लोगों ने, साइंटिफिक टास्क सेटिंग करना है। टास्क सेटिंग, जो एम्प्लॉय काम करता है उसका हम टास्क सेटिंग कर सकते हैं। मतलब जो एम्प्लॉय जितने टाइम काम कर रहा है पूरे दिन में, तो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, तो उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट किसी भी एम्प्लॉय का, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, टास्क सेटिंग, कि भाई एक एम्प्लॉय एक दिन में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है या कितना काम कर सकता है, वो हम साइंटिफिकली डिसाइड कर सकते हैं। तो टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। देखिए टेलर ने क्या बोला कि फेयर डेज वर्क डिसाइड करो,
मतलब फेयर डे मतलब क्या, एम्प्लॉय जितने घंटे काम करेगा दिन में, मान लो 8 घंटे वो काम कर रहा है, उसमें से ब्रेक निकाल दो, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक टाइम निकाल देंगे तो हमें आवर्स मिल जाएंगे, कितने आवर्स वो काम कर रहा है, तो वो उसका फेयर डे हो जाएगा। तो टेलर एम्फोसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क. Scientific work setting is important to prevent employees from doing work much below their capacity. By using this technique, employee will complete the task according to standard given, and management can keep proper control on optimum utilization of workforce. एक बार हमने डिसाइड कर लिया फेयर डेज वर्क मतलब एक दिन में एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, मान लो वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमें स्टैंडर्ड पता चल गया। उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एम्प्लॉय बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कम प्रोडक्शन कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो हम कंट्रोल रख सकते हैं उस एम्प्लॉय के ऊपर। नाउ नेक्स्ट हमें करना है वो है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग होगा किसका, एम्प्लॉयज़ का होगा। बिजनेस एम्प्लॉयज़ के बिना नहीं चल सकता, बिजनेस में हर एक पोस्ट में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका सिलेक्शन, उनको जो रिक्रूटमेंट होता है वो, एंड दूसरा ट्रेनिंग, बिजनेस में आने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है हमारे बिजनेस के रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिकली होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स. इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट. Employees are selected according to predetermined standard in an impartial way. क्या बताया उन लोगों ने, कोई भी जॉब के लिए अगर हमें, कोई भी पोस्ट के लिए हमें किसी को रखना है एम्प्लॉय को, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वहाँ पे सेट कर देंगे कि चलो अकाउंटिंग का जॉब है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि बीकॉम स्टडी किया हुआ पर्सन हमें चाहिए, तो हमने स्टैंडर्ड प्री डिटरमाइंड कर दिया, तो उसी वैसे ही पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे, और वो भी इम्पार्शियल वे में, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, किसी ने रेफरेंस लगा के बोला इसे रख दो हमने रख दिया, वैसे नहीं, हम प्रॉपर इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करेंगे, साइंटिफिकली सिलेक्शन करेंगे। तो आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. ऑफ कोर्स एम्प्लॉय बिजनेस में आएगा, एंटर करेगा, नया है, तो उसे ट्रेनिंग भी देना बहुत ज़रूरी है। तो ये फोर्थ चीज़ हम करेंगे, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. नाउ फिफ्थ वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी काम, स्टैंडर्ड टास्क हमने सेट किया है, काम हो रहा है, अब उसको हम चेक करने वाले हैं। तो हम दो तरीके से चेक करेंगे, एट प्लानिंग लेवल एंड एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। दो अलग अलग ग्रुप में हम उसे चेक करेंगे। तो देखिए, इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन. दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय different people and actual work is supervised by different people. जिसने प्लानिंग किया था कि इतने इस मंथ में मान लो इतने यूनिट्स प्रोडक्शन होने चाहिए, प्लानिंग किया हुआ है। अब जिस पर्सन ने प्लानिंग किया है वो पर्सन सुपरवाइज नहीं करेगा, सुपरवाइज कोई और पर्सन करेगा। Thus every worker will be supervised by two different set of supervisor. दो सेट में उन्होंने डिवाइड किया सुपरवाइजर को। He recommended total 8 foremen to control the various aspect of production. They are categorized as follows. दो सेट बनाए उन्होंने, दोनों में 4-4 फोरमैन को रखा, टोटल 8 फोरमैन हो गए। तो देखिए, एट प्लानिंग लेवल एंड दूसरा इम्प्लीमेंटेशन लेवल। अब प्लानिंग लेवल पे सबसे पहला आता है रूट क्लर्क। वो क्या करेगा, टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। दूसरा आएगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क। वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट्स द वर्क, इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिटरमाइंस द टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। ये टाइम एंड कॉस्ट के बारे में सोचेगा, प्लानिंग करेगा। नाउ डिसिप्लिन इंश्योर्स दैट वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल्स। ये क्या चेक करेगा, वर्कर बराबर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं।
यहाँ पे 4 फोरमैन आ गए, नेक्स्ट 4 आएंगे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। अब यहाँ पे सबसे पहला है गैंग बॉस, एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। गैंग बॉस क्या करेगा, एक्चुअल में काम करवा के लेगा, जो प्लानिंग हुआ था एक्चुअल में काम करवा के लेगा। स्पीड बॉस प्रॉपर टाइम पे काम खत्म हो रहा है कि नहीं देखेगा, इंश्योर्स दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। रिपेयर बॉस क्या करेगा, हैंडल्स द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन के बारे में देखेगा ना। फोर्थ वन इज इंस्पेक्टर, इंश्योर्स द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। हमने जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड सोचे थे उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं, इंस्पेक्टर देखेगा। मतलब 4 लोग यहाँ देखेंगे, 4 लोग यहाँ देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। तो टोटल 8 फोरमैन रहेंगे जो सुपरवाइज देखेंगे। Now, according to Taylor, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employees. ठीक है, तो ये हमने देख लिया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करना है। Now, next and last one is differential piece rate wage plan. अब यहाँ पे कुछ वेज प्लान के लिए बताया गया है। जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। तो वो वेजेस हमें कैसे देने हैं, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब वो आउटपुट से ज़्यादा एम्प्लॉय प्रोडक्शन कर रहा है तो हम उसे ज़्यादा वेजेस देंगे, एंड उससे कम प्रोडक्शन कर रहा है तो ऑफ कोर्स हम उसे कम देंगे। मान लीजिए हमने सोचा था कि एक दिन में 10 यूनिट बनने चाहिए, तो अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो एम्प्लॉयज़ को उससे ज़्यादा रेट पे वेजेस मिलेगा, एंड कम हुआ तो उससे कम वेजेस मिलेगा, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट। Taylor suggested the differential piece wage system. Higher rates are offered to employees who complete the work more than the standard quantity under the system. स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आउटपुट प्रोड्यूस किया है तो उसे कैसा वेजेस दिया जाएगा, हायर रेट पे। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन एम्प्लॉई इज परफॉर्मिंग बिलो स्टैंडर्ड, ही शैल बी गिवन लोअर रेट ऑफ वेजेस। अगर कम प्रोडक्शन करता है तो उसे लोअर वेजेस मिलेगा। दिस टेक्निक मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस दैट इज रेम्यूनरेशन एट हायर रेट। ऑफ कोर्स ऐसी सिस्टम हम रखेंगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट अपने आप होने ही वाला है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा मुझे ज़्यादा वेजेस या रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बताया कि डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान सेट होना चाहिए बिजनेस में, ठीक है। तो ये हमने टेक्निक्स पढ़ लिया जो एफडब्ल्यू टेलर ने हमें बताई थी, साइंटिफिक टेक्निक्स बिजनेस चलाने के लिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट इस चैप्टर का। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।